Was it in the number A, B, C, D, E or 1, 2, 3, 4? That two on dotted part है ना, ऐसे डाला है 6 point now. Okay. अच्छा, तो कल हमने लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट का डिफरेंस रखती है, और अगर पी ब्लॉक का कोई दिखा रहा है तो 2 यूनिट का डिफरेंस होता है, राइट। तो इसी चीज को बेटा नेक्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू करते हुए लिखो इन पी ब्लॉक। मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप लिख लीजिए। देखिए इन पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट are favored by the heavier members due to inert pair effect. But in D block, the opposite is true. बेटा देख, P ब्लॉक में जैसे हमें पता है SN2 प्लस SN4 प्लस होते हैं, तो कासीजी संत पंडित बने ऐसी लेड होता है Pb2 प्लस और Pb4 प्लस। तो ये कहा जाता है टिन और लेड नीचे की तरफ आ रहे हैं इस ग्रुप 14 के अंदर, पी ब्लॉक के ग्रुप के अंदर, तो इन्हें नीचे की तरफ माना जाता है कि इनके एटॉमिक मास बाकी सबसे ऊपर वालों से ज्यादा है, तो इन्हें कहा जाता है हेवियर एलिमेंट्स। कभी भी जो एलिमेंट नीचे होते हैं ग्रुप में उन्हें हेवियर कहा जाता है और ऊपर वालों को लाइटर। तो ये वाले जो है इनकी जो है 2+4+ स्टेट हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमेशा याद रखिएगा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा फेवरेबल है इन हेवियर एलिमेंट्स के लिए। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी SN2 प्लस Pb2 प्लस ये ज्यादा फेवरेबल है। क्यों, जरा समझो। अगर आपको पता है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये फिफ्थ का है और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट होता है, तो टिन का फिफ्थ पीरियड है और इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लिखते हैं NS2 NP2 करके। तो टिन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा दैट इज 5s2 5p2 और लेड की है 6s2 6p2। अब क्या होता है जब आप SN2 प्लस बनाते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई 5s2। अब ये जो S के हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों 5s और 5p एक ही पीरियड को एक ही शेल को बिलोंग करते हैं 5 नंबर को, तो 5p के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, लेकिन 5s के इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होते हैं, यानी इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, ये न्यूक्लियस से काफी क्लोज है। तो तुम बताओ बेटा क्या न्यूक्लियस आसानी से इन्हें बाहर निकलने देगा? नहीं, तो इसलिए SN4 प्लस बनना मुश्किल होता है। समझ में आ गई बात? इसलिए इसकी SN2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 5s2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से मना कर देते हैं नॉर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हुए, तो इसलिए हम कहते हैं ये बन गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर बन गया, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में तब पार्टिसिपेट करते हैं जब वो बाहर निकलते हैं, ये बाहर ही नहीं निकल रहे तो ये इनर्ट हो गए। इनर्ट पेयर इफेक्ट इनकी वजह से लगा। सिमिलरली लेड में भी ये हुआ, Pb2 प्लस 6p तो आराम से निकल गए इनके इलेक्ट्रॉन, मगर 6s2 के नहीं निकल रहे, तो ये बन गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाई? सेम रीजन, दे आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट 6p के मुकाबले ज्यादा है, 6s ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में अगर 6p का करा जाए। तो ये समझाने के लिए मैंने पॉइंट लिखा है बेटा ऐसे। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात?
इसलिए हमने बोला कि पी ब्लॉक में 4+ वाली स्टेट इतनी देखने को नहीं मिलती है, जहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है हेवियर मेंबर्स में, यानी यहाँ SN2+ और SN और Pb2+, ये दोनों मोर स्टेबल है। डन। अब जरा मैं नेक्स्ट बता दूं कि डी ब्लॉक में इसका अपोजिट कैसे ट्रू है। अब जरा ये बात प्रूफ कर दी। ओके, नेक्स्ट पेज पे आऊं बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट आई सपोज इज डन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब डी ब्लॉक में देखो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक होता है ना, थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक होता है, तो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स लिख रही हूँ। तो जरा वहां पे लिखिएगा क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। यानी ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 5D सीरीज का। इन तीनों की हमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप MoO3 में मोलिब्डेनम की निकालो और WO3 में टंगस्टन की निकालो, और एक आप CrO7 2- की निकालो। तो जैसे 2x - 14 = -2, 2x = 12, x = +6। अगर आप इन दोनों की भी निकालोगे y और z करके मान लो, तो z और इधर -2 -6 0। आप कहोगे मैम ये भी +6 दिखा रहा है, आप यहाँ पे भी कहोगे। अब सुनो, ये जो Cr2O7 2- है, acts as an oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये रिडक्शन दिखाता है। रिडक्शन का मतलब इसकी जो क्रोमियम की +6 स्टेट है जो यहां देखने को मिल रही है, वो आगे चल के कम हो सकती है। इट कैन बी रिड्यूस, यानी वो +4 भी दिखा सकता है, 6 4 में जा सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसका मतलब Cr2O7 2- इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी रिडक्शन इनका पॉसिबल है। मगर बट दिस रिडक्शन is not possible in case of MoO3 एंड WO3। भाई अब आप एक्सपेक्ट करोगे मैम जब Cr2O7 में इसकी +6 स्टेट दिख रही है, तो जब ये रिडक्शन दिखा रहा है, तो मैम ऐसे इन दोनों की भी तो +6 स्टेट है, तो इन दोनों को भी रिडक्शन दिखाना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकला, जब प्रोसेस करवाया गया तो इन्होंने अपना रिडक्शन नहीं दिखाया। इसका मतलब ये दोनों इस स्टेट पर स्टेबल है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं जाना चाहते। बताइए, तभी तो +6 और +6 की जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन की यहाँ पे स्टेट है, ये कम नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब +6 तो हायर की तरफ है, तो ये दोनों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल है। तो हमने वहां क्या पढ़ा था पी ब्लॉक में, कि हेवियर एलिमेंट जो नीचे के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल है, और इनका क्या है, ये नीचे के एलिमेंट्स हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज्यादा स्टेबल होते हैं। इज दैट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? तो दिस इज द लैंग्वेज दैट यू नीड टू मेंशन जब भी आपको प्रूफ करना हो कि
heavier members of D block favors higher oxidation state. They are stable at higher oxidation state. समझ में तो आया? प्रूफ कैसे मिला? Cr2O7 2 नेगेटिव का रिडक्शन कराया गया, बाकी इन दोनों का भी कराया गया, इन दोनों ने नहीं किया, WO3 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड ने, और Cr ने करा। तो Cr तो 6 से कम पे जाने को तैयार है, लेकिन नीचे वाले हेवियर एलिमेंट 6 से कम होने को तैयार नहीं है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो 6 पे स्टेबल हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर हेवियर मेंबर्स ज्यादा स्टेबल है। इसलिए पहले ये पॉइंट लिखा गया था बेटा, क्या कि डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक द अपोजिट इज ट्रू। समझ में आ गई बात? कराऊं? नाउ 7.7, low oxidation states are found when a complex compound which has ligands capable of showing pi acceptor character in addition to sigma bond। मतलब बेटा ये कह रहे हैं जैसे NiCO का होल 4 था या FeCO का होल 5 था, कुछ याद आता है? मैंने ये चैप्टर इस बार खत्म किया है पहले, तो आपको इतना ध्यान होगा, मैंने मेटल कार्बोनल्स की बॉन्डिंग सिखाई थी। मैंने कहा था CO निकल को इलेक्ट्रॉन्स देता है, लाइगेंड निकल को या लाइगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स। तो निकल भी CO को यहाँ पर सिनर्जिक इफेक्ट था, इफ यू पीपल रिमेंबर, क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मिंग पाई बॉन्ड्स। तो जहां पे भी ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का लाइगेंड के साथ मेटल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जैसे Na की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 0, X4 0 0, इससे कम और क्या लो गया, और इधर Y, तो Y प्लस 4 5 0 0 इक्वल टू 0, तो X0 और यहाँ गया Y। यहाँ पे जो सिनर्जिक इफेक्ट लगता है मेटल कार्बोनेल्स के अंदर, उसके अंदर इन्होंने ये बात बोली है। वहीं पर हम लोग देखेंगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी सब जगह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। डन दिया? अब लिखिए, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किन किन में देखने को मिला है, तो लिखिए द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड in TiX4, VF5 and CrH6। Second,
+7 state of manganese is not represented in simple halides, but MnO3F is known, and beyond Mn, no metal has a trihalide except FeX3 and COF। मतलब अगर मैग्नीज के किसी हेलाइड में आप चाहते हो +7 स्टेट दिखने को मिले, तो सिर्फ Mn और हेलोजन का कॉम्बिनेशन का कोई भी हेलाइड नहीं है। सिर्फ एक इकलौता ये है जिसमें मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन से जुड़ा है, यहां पर ये +7 जरूर दिखा देता है। ठीक है, और अगर मैग्नीज के बाद बात करें तो कोई भी मेटल नहीं है जिसने ट्राइहेलाइड दिखाया हो एक्सेप्ट FeX3 और COF3। ठीक है, और जरा प्रूफ करें इसमें कैसे इसकी 7 दिख रही है। -2 -1 x, तो x -6 -1 0, x इक्वल्स टू +7। समझ में आई मेरी बात। मैग्नीज और हैलोजन का डायरेक्ट कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो क्या दिखाई दे, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन के साथ इसका एक ये इसका हेलाइड बनता है। मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है MnO3F, और फिर जाके ये +7 यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, चले आगे। फ्लोरीन stabilizes the highest oxidation state due to either higher lattice energy, higher lattice energy as in COF3, or higher bond enthalpy example like in VF5 and CrF6। Okay, now listen. कोबाल्ट जो है बेटा +3 स्टेट दिखा रहा है, वैनेडियम +5 दिखा रहा है, क्रोमियम +6 दिखा रहा है। तो फ्लोरीन के सहारे ही ये एलिमेंट्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि फ्लोरीन मदद करता है इनको इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबलाइज होने के लिए। क्यों? क्योंकि COF3 के केस में उसकी हायर लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट काम आता है, और इसके अंदर इसका हायर बॉन्ड एंथैल्पी वाला काम। अब हायर लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट मैम कैसे? लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कैटायन एनायन आपस में बॉन्डेड रहे। तो अगर हम बोलते हैं हाई लैटिस एनर्जी, इसका मतलब कैटायन और एनायन में से एनर्जी ज्यादा बाहर निकल गई। तो जब ज्यादा बाहर निकल जाती है कैटायन और एनायन क्लोज आ जाते हैं। तो दिस इज वे दैट वी आर सेइंग हायर लैटिस एनर्जी। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड बनने में एनर्जी ज्यादा बाहर निकली,
तो जब किसी के बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी ज्यादा बाहर निकलती है तो इसका मतलब उनके बीच में पक्के बॉन्ड्स बनते हैं, वो स्टेबल बॉन्ड्स की तरफ चलते हैं। इज दैट क्लियर देयर? इसलिए हायर बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ फोर्थ पॉइंट, बेटा वैनेडियम के हेलाइड्स की बात करते हैं। वैनेडियम हेलाइड्स, एक तो होता है VF5 जिसमें वैनेडियम 5+ स्टेट में होता है, और एक और आप कर लेना, एक ऑक्सो हेलाइड है VOX3। अगर -2 इधर कर लें या -1 इधर x मान लें तो x -2 -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +5, यानी यहाँ पे भी वैनेडियम 5+ वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दो तरीके के हैं जिसमें ये +5 स्टेट दिखा रहा है जब हैलोजन से कंबाइंड है। डन? करें बेटा आगे? आप देख, ओके। इन VX2, चाहे ये एक्स क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, and CuX, these fluorides are unstable in their low oxidation states. On the other hand, Cu2 halides are known except the iodide. ऐसा क्यों होता है बेटा कि कॉपर आयोडाइड इतना नोन नहीं है? उसका रीजन लिख रही हूँ। As Cu2+ oxidizes I- to I2, many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo
disproportionation. पहले एक बार लिख लो बेटा, फिर बताती हूँ. The stability of Cu2 plus rather than Cu plus is due to much more negative delta H hydration of Cu2 plus than Cu plus. Better make it Cu plus. Cu plus. कर लिया यहाँ तक? करो पहले, जल्दी करो. पहले मैं एक बार समझा दूं आपको. ये कह रहे हैं कि जो फ्लोराइड्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जैसे वैनेडियम का X2 बन गया, कॉपर का हेलाइड बन गया, जो इनके आई मीन टू से इनके हेलाइड्स बनते हैं, तो उसमें अगर X की जगह फ्लोरीन है, ये अनस्टेबल है लो ऑक्सीडेशन स्टेट पर. अगर आप कोई और हैलोजन रखकर करते हैं तो सब कुछ स्टेबल है, लेकिन तब कॉपर 2 हेलाइड ज्यादा पॉपुलर है, मतलब ज्यादा मिलने को देखते हैं बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, एक्सेप्ट आयोडाइड में. आयोडाइड में तुम्हें कॉपर 1 आयोडाइड ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है. अब उन्होंने बोला क्यों भाई, कॉपर 2 हेलाइड की ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जब भी वो I- से कंबाइन करता है ना, तो उसको I2 में कन्वर्ट कर दो. ओके डियर. अब many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation. अब जो copper 1 के कंपाउंड होते हैं जनरली एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं और डिसप्रपोर्शनेशन करते हैं, यानी टूट जाते हैं बेटा वो अपने फर्दर चीजों के अंदर. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो कॉपर का कंपाउंड्स हैं, जैसे Cu2 प्लस है, वो किस स्टेट में टूटा, Cu+1 और Cu0. +2 से +1 हुआ तो आप कहेंगे मैम ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन अगर +2 से 0 हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ. जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं वहां हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन हो गया. क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन. बेटा यहाँ कॉपर कंपाउंड्स लिखना, कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन. तो इन्होंने ऊपर लिखा कि कॉपर 2 के कंपाउंड ज्यादा नोन है कॉपर 1 के मुकाबले. तो अगर ऐसा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर आयन यानी Cu2 प्लस rather than Cu प्लस is due to much more negative hydration enthalpy of copper ion. बेटा देख, जब कोई चीज पानी में डलती है तो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो जितनी ज्यादा वो बाहर निकलेगी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा. तो सिंपल सी बात है, Cu2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है Cu प्लस से, क्योंकि वहां ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी बाहर निकलती है. इज दैट क्लियर डियर? तो इसी को आगे लिखिए, दिस एनर्जी compensates for the second ionization energy of copper. मतलब
ये जो एनर्जी बाहर निकलती है, आपने जैसे मेरी बात सुनो, कॉपर 1 का कोई कंपाउंड डाला पानी के अंदर, तो HOH था। अब ये कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इनके बीच में से जो एनर्जी बाहर निकली वो कौन सी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये कह रहे हैं जो कॉपर का 1 का कंपाउंड है ना, जिसे मैंने अभी यहाँ पे कहा था, जैसे एक मिनट, कि यहाँ पे ये 1 मिटा दो, अगर ये 1 रख भी दो तो भी एक बात है। ठीक है, तो जरा सुनो, तो ये जो कॉपर 1 का कंपाउंड तुमने डाला, जो वाटर के साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इनके बीच में से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो बहुत ज्यादा बाहर निकली, इतनी बाहर निकली, साथ साथ कॉपर का एक और इलेक्ट्रॉन बाहर ले गया, यानी वो सेकेंड आयनेशन एनर्जी बन के कॉपर की एक तरह से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर ले गई। तो कॉपर 1 तो दिखा ही नहीं, फिर सॉल्यूशन के अंदर क्या दिखा, कॉपर 2+। इसलिए उन्होंने ये लैंग्वेज लिखी है, डियर इफ यू पीपल आर कैचिंग मी, कि इन्होंने क्या बोला, मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल in aqueous solution, undergo disproportionation. Stability of Cu2 plus rather than Cu plus is due to much more negative hydration enthalpy, which compensates for the second ionization energy of copper. यानी जो भी सेकेंड आयनेशन एनर्जी कॉपर की होती होगी उसे बैलेंस कर देता है, और इस तरीके से उसे कैंसिल आउट कर देता है। तो इसलिए एनर्जी कंसंट्रेशंस के हिसाब से भी अगर देखें, खुद भी काम कर रहा है उसके आयनेशन एनर्जी के इक्वल, और इस तरह से कॉपर 2+ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर बच्चे? अब जरा हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। Beyond group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. बेटा एक करेक्शन कीजिए प्लीज, मुझे ये पॉइंट गलत लग रहा है। आई चेक इट एंड आई लेट यू नो। ये इक्वेशन उल्टी होनी चाहिए, Cu+1 यहाँ होना चाहिए, Cu2+ इधर। रीजन बिहाइंड, हमने ये लिखा है ना, कॉपर 1 कंपाउंड्स डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा रहे हैं, और स्टार्टिंग करिए Cu2+ से, इसलिए यहाँ कॉपर 1 होना चाहिए था। तो गिव मी मतलब गिव मी सम टाइम, आई विल करेक्ट इट अगर ये ऐसे हुआ तो, ठीक है। बियॉन्ड ग्रुप 7, नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। देखो अभी तक हमने हेलाइड्स पढ़े, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा जो अभी पढ़ा, और अब हम कर रहे हैं ऑक्साइड्स की बात। तो नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन, although ferrates like FeO4 2 negative are formed, but they decompose to Fe2O3 and O2.
नेक्स्ट है डियर, हाईएस्ट ऑक्साइड of Mn is Mn2O7. और ऐसे मैं यही लिखवा देती हूँ, हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn is MnF4. In Mn2O7, Mn is tetrahedrally surrounded by O's, including a MnO-Mn bridge. और लास्ट पॉइंट, VO2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव को मैंने यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के अंदर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा वो रिडक्शन दिखाएगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या दिखाता है? रिडक्शन। x माइनस 6 प्लस 1 x इक्वल्स टू +1 - 6 कितना आया बेटा? +1 + 6 +7। आई एम सॉरी बेटा, मैं -6 कैसे लिख रही हूँ? ये -2 है ना। x - 4 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +5। ठीक है, अब इधर देखो, x और -2 तो 2x - 14 - 2 x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू +6। इधर आ जाएगा x और -2 यानी x - 8 - 1 x इक्वल्स टू +7। ऑक्सीडाइजिंग पावर कोई अच्छी दिखा रहा है, इसका मतलब वो रिडक्शन दिखा रहा है। तो +5 रिड्यूस हो सकता है, +6 हो सकता है, +7 कम में जा सकता है। तो ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस। तो वही मतलब है ये रिडक्शन पावर दिखा रहे हैं। तो लिख लीजिए, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ lower species to which they are reduced। मतलब कि जब ये लोग रिडक्शन दिखाते होंगे तो +5 +4 में कन्वर्ट हो रहा है, +6 हो सकता है, +4 या +5 किसी में कन्वर्ट हो रहा हो, +7 हो सकता है, +6 में जा रहा हो। तो जब ये उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तभी ये रिड्यूस हो पा रहे हैं, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखा पा रहे। गॉट इट डियर? अब डालिए हेडिंग, जो आपका मेन पॉइंट चल रहे थे उसका लास्ट पॉइंट है ये, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। बेटा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। तो ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडिनम फॉर्म oxides, MO oxides, which are ionic. With the increase of oxidation number, जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा मेटल का आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा।
थर्ड, Mn2O7 is a covalent green oil. TrO3 ऑक्साइड, V2O5 ऑक्साइड, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. Done? इन हायर ऑक्साइड्स, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिलती है, एसिड कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलता है. एसिडिक कैरेक्टर इज प्रीडोमिनेंट. यानी Mn2O7 दिखता है, बनाता है HNHMnO4, एसिड बना रहा है. तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा. CrO3, this gives H2CrO4 and H2Cr2O7, और ये सब एसिड्स हैं. V2O5 एम्फोटेरिक है बच्चे. So it gives VO4 3 negative and VO2 plus salts. यानी वैसे तो मेनली ज्यादातर तो ये एसिडिक ही है, लेकिन दोनों करेक्टर दिखाता है. V2O3 बेटा चेंज हो जाता है V2O4 में और फिर V2O5 में. यानी V2O4 पहले लेस बेसिक करेक्टर पे जाता है और फिर यहां से ये इसको बनाता है एम्फोटेरिक करेक्टर ऑफ V2O5. और V2O5 रिएक्ट कर जाता है with alkalis as well as acids, तभी तो एम्फोटेरिक है. to give VO4 3 minus ion and VO4 plus respectively. यानी अगर एल्कली में हो रहा है रिएक्ट तो ये VO4 3 माइनस बनाएगा, और अगर एसिडिक के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो VO4 प्लस बनाएगा. O4 नीचे लिखा है, प्लस ऊपर लिखा है. और लास्ट 6 पॉइंट मैं यहां लिख देती हूँ. CrO बेटा बेसिक है और Cr2O3 ऑक्साइड एम्फोटेरिक. ये फैक्ट्स हैं बेटा, मतलब जो मिला है वो. क्लियर? अब हमारा ये सारा पार्ट खत्म हुआ, सारा ये पार्ट खत्म हुआ. यानी अब नेक्स्ट टर्न से मुझे इस चैप्टर का नया पार्ट शुरू करना है, KMnO4 K2Cr2O7. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं. मैंने आपको टेस्ट का सारा पार्ट क्लियर कर दिया है. अकॉर्डिंग टू डेट्स आप आके देना, और 20th को फिर हम आगे बढ़े. ओके डियर्स, 20th की आप लोग की क्लास सिर्फ 11:30 से 12:30 वाली है. ये वाली क्लास नहीं है, ये 21st से फिर हमारी चलेगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो गुड बाय फॉर नाउ, दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. बाकी सब चीजें मैं लास्ट बैच में क्लियर कर चुकी हूँ बेटा, तो काइंडली रेफर इट. सो गुड बाय फॉर नाउ.